एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, हिस्सा है तू मेरे दर्द के। ओहो, भूल गए क्या गाना। देखो अब हम लोग स्टार्ट में जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी पुरानी बातें रिवाइज करें एक बार। हम तुमको पिछले टर्न पे ये सिखाए थे कि भाई किसी भी फोर्स से, किसी कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन पे बात किए थे। ठीक है, यहां तक की बात हम लोग हो चुकी थी। और हम तुमको क्या सिखाए थे पिछले टर्न पे कि भाई अगर वर्क डन की हम बात करें, वर्क डन, बड़ा वर्क डन मतलब वर्क डन थ्रू किसके वजह से बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो वो किसके इक्वल होता था, माइनस ऑफ डेल्टा यू। हम तुमको ये बताए थे कि बड़ा चेंज तो बड़ा डेल्टा यू, लेकिन अगर हम इसी चीज को लिखते ही कि भाई डी डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव तो ये माइनस ऑफ डी यू आता। ठीक है, बोले अच्छा सर ये बात तो सही है, यहां तक की बात हुई थी हम लोग की। ठीक है, अब क्या है ना, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ना एक छोटा सा पॉइंट है, उसको तुमको एकदम अच्छे से याद रखना है। सुनो ध्यान से, अभी हेडिंग मत लिखना है ये, अभी ना बस केवल नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट में ऐड करना। देखो, बाई कैलकुलेटिंग वर्क डन थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स, we get change in potential energy। ठीक है, change in potential energy, we get change in potential energy। फिर से देखो क्या लिखे हैं, बाई कैलकुलेटिंग वर्क डन थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स we get change in potential energy, not value of potential energy at any point। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्या हम सिखाएं, जैसे ऐसे कुछ चीजें तुम केमिस्ट्री में भी सुनते हो, जैसे एंट्रोपी। सोचो एंट्रोपी हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी पता लगाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता लगाते हैं। वैसे कुछ कहानी यहाँ की है कि अगर तुमको वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स को तुम पता लगाए तो तुम क्या निकाल लिए हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मेन बात है क्या हम कैलकुलेट किए बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या नहीं पाते, नॉट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, क्या इसको पा सकते हैं, क्या बोले हाँ पा सकते हैं, अगर हम कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर ले। ठीक है, सुनना ध्यान से, इसको हम एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। मान लो कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर हम ये मार्कर रखे ऐसे, और इस मार्कर को फिर ऊपर लेके गए हम लोग, कितनी हाइट, h हाइट, और यहां रखें। ठीक है, ऐसे ऐसे हवा मान लो पकड़ के रखे हैं, तो इस मार्कर पे नीचे की तरफ अगर इसका मास m है तो mg फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। तो अगर हम बोले कि चलो बताओ वर्क डन थ्रू mg फोर्स हुआ कितना, तो क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू mg फोर्स किधर लगा बताओ, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर। तो देखो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल 180 हुआ कि नहीं। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा। बोले हाँ सर ठीक है, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था FD cos थीटा। बात समझ में आ रही, बोले सर ठीक है। अच्छा, अब सोचो जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल लिखते हैं कि नहीं। अब माइनस माइनस उड़ा देंगे, तो इसका मतलब कि हमको यहां से डेल्टा यू की वैल्यू मिली कितनी, mgh मिला कि नहीं। बात समझ में आ रही है। अब समझो इस चीज को, देखो ये हमको क्या मिला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिला है। ये नहीं मिला कि यहाँ पे कितना था, ये नहीं पता चला, यहाँ कितना था ये भी नहीं पता चला है, क्या मिला है बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। जैसे ऐसा समझो कि मान लो ये हमारा हाथ है, अर्थ सरफेस है, मार्कर हम यहाँ रखे थे, मार्कर को हम ऊपर ले गए h हाइट, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, mgh। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग तो बचपन में यहाँ पे mgh पढ़े थे कि अगर h हाइट ऊपर लेके गए तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। गलत, क्योंकि
तब हम लोग पढ़े थे ना, क्योंकि हम लोग रेफरेंस पर बिना बोले ये मान लिए थे कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है। सोच के देखो ना, जैसे अगर चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है कि नहीं, तो वो किसके इक्वल है बताओ, mgh के इक्वल है। तो अगर तुम इनिशियल पे जीरो माने तो फाइनल mgh ही आया कि नहीं। तो बचपन में हम लोग यही चीज किए थे, ठीक है, कि हम लोग ग्राउंड पे जीरो मान लेते थे, h हाइट लगेगा तो यहाँ mgh हो गया। लेकिन अब हम लोग इसको और सही कर लेंगे, कैसे कि ये चेंज mgh है, अगर यहाँ जीरो हुआ तो यहाँ कितना mgh। सोचो अगर यहाँ mgh मानते, इनिशियल पे mgh मान लेते तो यहाँ कितना आता बताओ। अगर हम यहाँ mgh मानते, मतलब अगर इनिशियल mgh होता, mgh उधर जाता तो mgh प्लस mgh कितना आ जाता 2mgh, तो फाइनल कितना आ जाता 2mgh। तुम देखो ना, इनिशियल कितना mgh, फाइनल 2mgh, माइनस करके देखो 2mgh में से mgh माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, mgh ही आ रहा है। इसका मतलब कि देखो चेंज अभी भी फिक्स है कि नहीं, तो क्या फिक्स है चेंज। तुम यहाँ की इनिशियल वैल्यू जो रेफरेंस उसको बोलते हैं हम लोग, अगर रेफरेंस हम लोग बदलते जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेफरेंस मानना पड़ेगा, चाहे यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो। जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में इनिशियल पे जीरो मान लेते हैं, लेकिन इनिशियल पे mgh माने तो यहाँ कितना 2mgh, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना mgh, अगर यहाँ 2mgh तो यहाँ 3mgh, यहाँ 3mgh तो यहाँ 4mgh। देखो डिफरेंस हमेशा mgh आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मान लो यहाँ माइनस mgh, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, उधर जाएंगे तो mgh माइनस mgh जीरो आ जाएगा। देखो तो अगर यहाँ माइनस mgh तो फाइनल कितना आएगा जीरो। तो तुम्हें यह समझ के रखना है कि भाई वर्क डन के थ्रू हम लोग क्या पाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाते हैं, ठीक है, बट ये स्टार पॉइंट रहेगा भाई। ये बात क्यों हम इतना सिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम ये ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इस बात का यूज करेंगे। बट टू गेट है भाई, गेट है, टू गेट पोटेंशियल एनर्जी, but to get potential energy at a point, we assume reference, ठीक है। टू सिंप्लीफाई, जनरली यही होता है, ठीक है, सिंपल करने के लिए टू सिंप्लीफाई we assume जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ये इस तरीके की बात है भाई। तो नोट पॉइंट में तुम क्या लिखोगे, पहले नोट पॉइंट में ये बात लिख लोगे यहाँ तक, फिर ये वाला एग्जाम्पल दिखाओगे अच्छे से, और फिर लास्ट में ये स्टार पॉइंट करके नोट कर लोगे, ठीक है। और अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो हेडिंग लिख लो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी बात स्टार्ट करते हैं भाई, सुनना ध्यान से। देखो मैक्सिमम चीजें हम तुमको सिखा चुके हैं, अब हम लोग बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे उसमें, और हम लोग पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये तुमको ना, अगर तुमको यहाँ से थोड़ा कम समझ में आता है तो एज इट इज जो ये डेरिवेशन लोग कर रहे हैं वो एच सी वर्मा बुक से है, तो एक बार कोशिश करना, अगर हम यहाँ डेरिवेशन कर देंगे तो फिर एचसीबी से भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो वहां से क्या होगा कि तुम एचसीबी भी अच्छे से पढ़ लोगे और ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा है ना कि लेट अ पॉइंट चार्ज small q1 is fixed at a point कैपिटल A, ठीक है। मान लो एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है A जहां पे रखा गया है Q1 चार्ज, और ये Q1 चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसे मस्त फेविकोल का जोड़, कई सालों से चैंपियन, उसे चिपका दिए इसको, ठीक है। तो फिक्स कर दिया गया, मतलब Q1 इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, ठीक। अब हमारे पास एक और चार्ज है, कोई और चार्ज है जो पॉइंट बी पे रखा गया है Q2, ठीक है। और ये जो है ये फ्री टू मूव, ठीक है,
ये फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब भाई हम लोग ये मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ए बी का डिस्टेंस, ये लेट से डिस्टेंस कितना हो गया है r1, ठीक। q1 ए पॉइंट पे हम कोई q1 चार्ज रखें जो फिक्स है, बी पॉइंट पे हम कोई q2 चार्ज रखें जो फ्री टू मूव, मतलब मूव करने के लिए वो फ्री है, ठीक है। अब सोचो ध्यान से, तुमको हम क्या सिखाएं भाई, याद करो पुरानी बात, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो ये एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे, रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो भाई q1 फिक्स है कि नहीं, तो q1 तो फिक्स है। अब अगर ये q1 फिक्स है तो वो इस q2 पर से धक्का देगा कि नहीं, तो ये q2 धीरे 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 दूर जाना शुरू हो जाएगा कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। तो मान लो कि धीरे 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 ये भगता रहा कई दिन तक भगता रहा और किसी पॉइंट C पर पहुंच गया, ठीक है। ये कौन सिचुएशन है, ये सिचुएशन है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल। फिर क्या सिचुएशन है, फिर सिचुएशन है फाइनल, कि कुछ देर बाद या कुछ समय के बाद ये जो Q2 चार्ज है वो यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं। अच्छा, और अब हम लोग इसको कैलकुलेशन में अच्छे से यूज कर पाएं, इसलिए हम इस डिस्टेंस को कुछ हम लोग मान ले रहे हैं। क्या, कितना मान रहे हैं, तो हम लोग इसको लेट से R2 मान लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, A टू B डिस्टेंस कितना है R1, और A टू C जो डिस्टेंस है वो कितना है R2, बोले हाँ सर ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है। अब कुछ कुछ बातें समझना ना, जैसे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आता है, बोले हाँ सर तो बहुत दिन से सीखे हैं, बहुत दिन से क्या पिछली वीडियो में सीख के आए हम लोग, तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है, बोले हाँ। अब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंजर्वेटिव फोर्स है, बोले हाँ सर। इसका मतलब कि अगर हम लोग वर्क डन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाल ले तो काम हो जाए, बात समझ में आ रही, बोले हाँ सर ठीक है। अब भाई वर्क डन का फॉर्मूला सोचते हैं हम लोग कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला तो एफ डी कॉस थीटा होता है, बोले हाँ सर। लेकिन ये तो तब लगाते हैं जब फोर्स क्या होता है, ये तब लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होता है। क्या फोर्स कांस्टेंट है, क्वेश्चन ये है। चलो कि यहाँ पे फोर्स कितना, इस केस में फोर्स कितना, भाई फोर्स के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है, R1, Q1 Q2 तो है ही, लेकिन B से अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए हैं तो क्या ये R चेंज हो गया, बोले हाँ सर। जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे, ये तो नहीं चल रहा है क्योंकि तो फिक्स है, लेकिन ये चल रहा है ना, ऐसे ऐसे दूर होता जाएगा तब तो फोर्स बदलता जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, बोले हाँ सर। अब दिमाग लगाओ, याद करो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, और उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यही होता है क्या। अच्छा, अब करना हम लोग को ऐसे ही है, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। सिंस, ये बात हम लोग लिख लेते हैं, सिंस व्हेन चार्ज Q2 moves from B to C, जब चार्ज Q2 B to C जा रहा है, B to C जा रहा है, then when charge Q2 moves from B to C, then due to change in distance, due to change in distance between Q1 and Q2, force capital F is वेरिएबल, बोले हाँ सर सही बात है कि भाई जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल। सो वी कैन कैलकुलेट वर्क डन थ्रू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा आप हम लोगों को। तो चलो ध्यान देते हैं अब हम लोग, भाई सुनना। देखो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं भाई, एफ डॉट डी एक्स, भाई एक्स तो लगातार बदल रहा है तो क्या किया जाएगा, बोले वही सर जो स्टैंडर्ड है, क्या करते हैं कि किसी एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे, एक्स डिस्टेंस पर जाने के बाद एक छोटा सा विड्थ कट करेंगे,
कितना विड्थ dx, ठीक है। अब इस x के करेस्पॉन्डिंग फोर्स लिखो, क्योंकि F डॉट dx लगाना है ना, तो फोर्स क्या होगा, बोले चार्ज के Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, तो यहां पे ये डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, x, तो x स्क्वायर dx, ठीक है। अब बात आती है एंगल की कि cos 0 डिग्री 180 डिग्री क्या लिखें। अच्छा ध्यान देते हैं भाई, ये Q1 तो फिक्स है, इस Q2 पर इस Q1 की वजह से फोर्स रिपल्सन का लगेगा कि नहीं, तो फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 1 मतलब ये पॉजिटिव रहने वाला, ठीक है। चलो लिमिट देखो एक बार, अगर हम लोग लिमिट पे ध्यान दें तो भाई लिमिट x की मिनिमम वैल्यू कितनी, बोले R1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी R2, शुरू में कोई वर्क डन ही नहीं हुआ था, बाद में लेट से वर्क डन कितना हो गया W, ठीक है, या W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लेते हैं इसको हम लोग, तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस 0 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर भगा दो, क्या बाहर भग गया, K Q1 Q2 बाहर भग गया, ये क्या हुआ बताओ, ये जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर जाएगा तो, ठीक है। अब याद करो फॉर्मूला, अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है तो आता कितना है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आता है कि नहीं, तो देखो अब इसी चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, तो x टू द पावर n की वैल्यू कितनी, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, यहां तक की बात क्लियर है क्या। चलो अब देखना भाई, यहां तक की बात हम लोग को तो समझ में आ गई कि K Q1 Q2 ऐसी कहानी थी। अच्छा अब सोचते हम लोग भाई वर्क डन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2, देखना तो ये कितना हो गया, -1, माइनस को बाहर भगा दो, x टू द पावर -1 तो अपॉन में लिख लेंगे, तो 1/x कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, सही है क्या है कहानी। चलो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देते हैं, तो माइनस K Q1 Q2, अपर लिमिट 1/R2 माइनस लोअर लिमिट 1/R1, इंटीग्रेशन की बात ये हुई है यहाँ पर। अच्छा अब मेन बात शुरू करते हैं भाई, देखना तो इसका ना थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो वर्क डन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस ऑलरेडी था, एक और माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कि Q1 Q2 बाई R1, ये पॉजिटिव था तो ये माइनस में जाएगा, माइनस के मल्टीप्लाई की वजह से, K Q1 Q2 बाई R2। अब इस पे ध्यान दो भाई, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कैसा फोर्स है बताओ, कंजर्वेटिव, बोले हाँ सर, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू के, मतलब अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर ले तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हुआ कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन वो R1 वाली थी कि नहीं, और फाइनल कंडीशन वो R2 वाली थी कि नहीं, सही है। अब ना सिर्फ इसको देखो और इसको देखना, ठीक है, इन दोनों पे ध्यान दो, एक साथ लिखते हैं एक बार, क्या लिखेंगे बोलो, U R1 माइनस U R2 इक्वल, इसको एक साथ लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2। जैसे हम लोग की बात थी वहां तक हम लोग पहुंच गए, क्या बात थी कि हम लोग वर्क डन से चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते, बोले हाँ सर वहां तक तो पहुंचा दिए, लेकिन अब जो आज हम सिखाएं उस पर ख्याल करो। हम आज तुमको सिखाएं कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना होता है, क्योंकि ये तो चेंज ना बताया, ये तो सिस्टम के करेस्पॉन्डिंग चला, तो हमको तो किसी एक पॉइंट पे चाहिए, तो किसी एक पॉइंट पे जाने के लिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जनरली क्या होता है ना, जनरली हम लोग रेफरेंस जो है इनफाइनाइट पे मानते हैं, इनफाइनाइट मतलब जब Q1 और Q2, मतलब हम लोग की रेफरेंस क्या, वो देखो जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस स्पेलिंग सही है क्या, देख लेना भाई अपने हिसाब से, जब Q1 और Q2 एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस तुमको बताए थे
इनफाइनाइट डिस्टेंस रिलेटिव टर्म है एक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत दूर अनंत तक जाके रख दिए कि भाई एक इंडिया में रख दिए, एक उधर जाके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं रखने के लिए, ठीक है। नॉर्मल से बात करते हैं, Q1 Q2 रिलेटिवली हम इसको कितने डिस्टेंस पर रख दिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिए। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है ना u व्हेन r इक्वल्स टू इंफिनिटी, उसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो, ठीक है। ये रेफरेंस है हमारा, ये रेफरेंस। अच्छा, तुम्हें एक ख्याल रखना है कि अगर कभी भी किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाएगा और जनरली कुछ नहीं बोला जाएगा तो समझ लेंगे कि रेफरेंस वो लोग भी यही मान के चल रहे हैं, क्या कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, ठीक है। बोले अच्छा सर इसका कैसे यूज करेंगे, इसमें देखना सुनना, तुम ध्यान दो तो याद करो, पिछला फिगर देखो एक बार, उसमें हम लोग चार्ज Q2 चार्ज को R1 से R2 डिस्टेंस पे लेके जा रहे थे कि नहीं, लेके जा रहे थे। इफ वी प्लेस R2 एज इंफिनिटी, ठीक है, अगर हम R2 को इंफिनिटी पुट कर दें तो जो UR2 है, UR2 वो कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, ऐसे टेंस टू लिखना ज़्यादा सही होगा, तो UR2 जो होगा वो टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब अगर हम बोले UR1 माइनस UR2 कितना, जीरो, इक्वल के Q1 Q2 बाई R1। अब सोचो अगर हम यहाँ पे R2 को हम इन्फिनिटी रख दें तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आता है, जीरो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो K Q1 Q2 बाई R2 है वो जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एट R1 डिस्टेंस मिल गया कि नहीं, कितना, K Q1 Q2 बाई R1, सही है क्या यहाँ तक, बोले हाँ सर ठीक है। सोचो R1 डिस्टेंस है तो R1 लिखें, अगर R डिस्टेंस होता पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस R तो वो कितना आता, K Q1 Q2 बाई R आ जाता कि नहीं। ये बात समझ में आ रही, बोले हाँ सर ठीक है। तो देखो ये हम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया, तब जब कोई दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे होंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो आता है कितना, K Q1 Q2 बाई R। क्लियर हो रही है कहानी, तो ये इस तरीके से, ठीक है। ये अब हम लोगों को समझ के रखना है, ठीक, नोट कर लो इसको अच्छे से। तो हम लोगों की ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई Q1 Q2 अगर दो चार्ज हैं R डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल कितना आएगा, K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। अब कुछ हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं, थोड़ा वो समझना अच्छे से ना, सुनो। ओहो बहुत गीला हो गया क्या ये कपड़ा, रुक जाओ इसको गायब करते हैं। देखो अब थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग एक बार इस बात पे कि है क्या चीज ये। पहली बात, सबसे पहले तो तुम इस चीज को समझो कि ये है तो एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही ना, K Q1 Q2 अपॉन R। जब दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जो है वो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हों, बोले हाँ सर ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि ये क्या है, बोले ये एक तरह की एनर्जी है। अगर ये एक तरह की एनर्जी हुई तो निश्चित तौर पर कैसी क्वांटिटी है, पहले तो सबसे पहली बात कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर नहीं, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, पहली बात, ठीक है। उसी में हम एक और बात समझ रहे हैं, ठीक है, कि जो ये है ना ये मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो सीधी बात है, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर एनर्जी कहाँ नेगेटिव होती है, लेकिन पोटेंशियल जी हो सकता है, क्यों बताओ, क्योंकि रेफरेंस पर डिपेंड किया था कि नहीं। सोचो जब हम यहाँ जीरो माने थे तो यहाँ mgh आया था कि नहीं, जब हम यहाँ पर माइनस mgh माने थे तो यहाँ जीरो आया था कि नहीं। तो तुम सोचो ना एनर्जी माइनस mgh माने कि नहीं। एक और सोचो, मान लो अगर हम यहाँ पे -2 mgh मानते हैं तो यहाँ -mgh आता है कि नहीं। तो मेन बात ना यही है
कि जो एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है कि रेफरेंस क्या मानते हैं उस पर डिपेंड करेगा, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा है तो एनर्जी ही, तो यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट के करेस्पॉन्डिंग चले तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा चलो फोर्थ बात करते हैं भाई। अब यूनिट की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ डायमेंशन को भी निपटा देते हैं। अब एनर्जी का डायमेंशन याद करो, किसी के करेस्पॉन्डिंग या तो तुम mgh से निकाल सकते हो या हाफ mv² से निकाल सकते हो। इससे क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि टफ है ना ये। k का रखोगे, q1 q2 का रखोगे, r का रखोगे, क्योंकि भाई अगर किसी भी तरह की एनर्जी हो उसका डायमेंशन आता तो सेम है। तुम सॉल्व करके देखना चाहो तो यहाँ से निकाल लेना, तो भी आएगा कितना, ml² T⁻⁻²। हम कहाँ से निकाले हैं, हम निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, हाफ mv²। 1/2 का तो कुछ होगा नहीं, m का कैपिटल M और v का क्या होता है, LT⁻⁻1। स्क्वायर कर देंगे तो दोनों जगह स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखना भाई, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पहले इसको हटा देते हैं भाई, ये कपड़ा ना कुछ ज्यादा ही गीला हो चुका है, इसको साफ कर देते हैं। देखो यहां तक की बात हो गई भाई। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं कि पोटेंशियल की हम लोग बात समझ गए, कौन कौन से पोटेंशियल की प्रॉपर्टी हम लोग समझे कि स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, यूनिट जो होगा वो जूल या अर्ग होगा और डायमेंशन जो होगा वो ml² T⁻⁻2 होगा। ठीक, अब एक और बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, स्टार पॉइंट में करके इसको नोट करना, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम। सिस्टम के लिए डिफाइन होता है हमेशा, कभी भी किसी एक के लिए डिफाइन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि केवल Q1 की एनर्जी है ये, नहीं, ये Q1 और Q2 के कॉम्बिनेशन की है। ये आपस में एक सिस्टम बना और ये पोटेंशियल एनर्जी जो लिखे हैं हम, ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? ऐसा जैसे मान लो बोले कि ये मार्कर है, मान लो ये अर्थ सरफेस है, तुम ऐसे लेके गए तो ये नहीं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया, ये अर्थ प्लस मार्कर के कॉम्बिनेशन में इतनी एनर्जी है। ठीक है, अच्छा ये बात भी हो गई भाई। तो क्लियर रखो एकदम, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सकता है, जूल ये वो सब, और यहां तक की बात कर ले। ठीक, अब समझना एक और चीज बची हुई है भाई, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम तुमसे क्या बोले उस पर फोकस करो, तो अभी हम तुमसे ये बात बोले कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किए वो किसके लिए डिफाइन किए हैं, ये एक सिस्टम के लिए डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा अब सोचना ध्यान से तुम कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, तुम इसको फॉर्मूले से आगे जाके सॉल्व करके देखना, तुमको हल्का फुल्का समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। देखो पुराने डेरिवेशन पे फिर से आओ, मान लो यही Q1 चार्ज होता और ये फिक्स्ड होता, ठीक है, और ये Q2 चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, और तुम इसको R1 से फिर से R2 लेके जा रहे होते, मान लेते एक बार को, तो बताओ अगर ऐसे लेके जा रहे होते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किधर लगता, अंदर, डिस्प्लेसमेंट किधर होता, बाहर, तो सब कुछ वही आता, बस एंगल 180 होने की वजह से माइनस आ जाता कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ये फॉर्मूला है ना, इन दिस फॉर्मूला Q1 and Q2 both are kept with साइन। ठीक है, जो Q1 Q2 है ना, इन दोनों को हम लोग साइन के साथ पुट करते हैं, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, जैसे देखो अभी तुमको एग्जांपल दिए थे, तो देखो जब Q2 नेगेटिव रखे थे तो हर जगह माइनस आ गया था कि नहीं, बोले हाँ सर। अब सोचो अगर मान लो हम उसी में Q1 को भी नेगेटिव ले लेते, Q2 को भी नेगेटिव ले लेते, अगर हम इस वाले Q1 को फिक्स्ड रखते तो सोचो ना वापस फोर्स रिपल्सन का ही लगता कि नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए, तो फिर साइन पॉजिटिव भी चलता कि नहीं, तो तुम दोनों माइनस रख के देखो ना वापस पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। इसीलिए ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं ना, तो Q1 और Q2 दोनों को विद साइन रखते हैं। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इसी के साथ में वो चीज भी रिवाइज करते रहो, क्या कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक दो चीजें हम पढ़े हुए हैं ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों में चार्ज को विदाउट साइन रखते थे। ठीक है,
अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें चार्ज को क्या रखते हैं, इसमें चार्ज को विद साइन रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी में आगे जाके तुम क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल पढ़ोगे, वहां पे भी चार्ज को क्या रखना पड़ता है, विद साइन। मतलब शुरू के दो विदाउट साइन, बाद के दो विद साइन। जैसे पहले कौन से दो थे, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों में विदाउट साइन रखते, चार्ज का साइन नहीं पुट कर रहे थे, ठीक है। और आगे जाके हम लोग क्या पढ़े, ये पोटेंशियल एनर्जी और फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल, इन दोनों में चार्ज को ना विद साइन पुट करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे तुमको ट्रिक समझाया जाता है कि भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो अपने आप मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग विदाउट साइन पुट करते हैं। ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए किसका क्या नेचर है पता लगाने के लिए हम लोग चार्ज को विद साइन रखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में विदाउट साइन, स्केलर क्वांटिटी में विद साइन, ठीक। तो ये तुमको याद रखना अच्छे से, इसको भी कहीं कॉपी के ऊपर वगैरह नोट कर लेना इस चीज को। चलो अब देखो भाई, ये चीज तो हम लोग सीख चुके कि इस फॉर्मूले में हम लोग Q1 Q2 दोनों को साइन के साथ रखेंगे, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अभी तक के हम लोग के सिस्टम में क्या था, दो चार्ज पार्टिकल थे, लेकिन मान लो कि अगर सिस्टम में तीन चार्ज पार्टिकल हो जाते, Q1 Q2 Q3, तो तुम ध्यान दो ये पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम को डिफाइन किए थे कि नहीं। तो यहाँ पे ना चार्ज सिस्टम गिनो कि कितने चार्ज सिस्टम बन रहे हैं, एक चार्ज सिस्टम, दूसरा चार्ज सिस्टम और तीसरा चार्ज सिस्टम। तो जितने दो दो चार्जेस का सिस्टम बनते जाएंगे उतनी बार हम लोग को पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन देयर विल बी 3 वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर मान लो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पता लगाना है किसका, पूरे सिस्टम का, होल सिस्टम का, मान लो हम इसको बोल रहे हैं U1 U2 और U3, मान लो ऐसे तीन के लिए आया ना, ये U1 ये U2 और इसको हम U3 मान लिए, तो उनका ना सिंपल एल्जेब्रिक सम करते जाएंगे, ठीक है। सिंपल एल्जेब्रिक सम, और होते तो और ऐड करते जाते, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबका अलग अलग निकाल लेंगे और उनका सिंपल एल्जेब्रिक सम करते जाएंगे। क्लियर हो रही है कहानी, ये इसी तरीके से, ठीक है। दिमाग में ये बात रखे रहो कि ये सब कुछ हम लोग तभी लिख पा रहे हैं जब हम लोग रेफरेंस मान के रखे हुए हैं। क्या रेफरेंस माने थे कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, ठीक है। तभी हम लोग एग्जैक्ट एक एक सिस्टम को ऐसे सेपरेटली लिख पा रहे हैं, तो हम लोग चेंज लिख पाते हैं, ठीक है। चलो ये सब बात हो गई हम लोग की, यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से। अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम तुमको सिखा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसको समझना। अब देखो देखो अब एक ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तुमको, सुना ध्यान से। जैसे मान लो, अभी हम पुरानी बात दोबारा से करेंगे तो उसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखना सब। जैसे मान लो कि हमारे पास वही सब कुछ है कि Q1 चार्ज है, पॉइंट A है, Q1 को हम उसकी खुद की जगह पर फिक्स रखे हैं, ठीक है। कोई एक और हमारे पास Q2 चार्ज है जिसको हम लोग लेट्स से ये पॉइंट है B, Q2 चार्ज, और ये जो है ये फ्री है, मूव करेंगे, फ्री टू मूव, अभी बात किए थे सब बारे में, ठीक है। अच्छा सीधी बात है भाई, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये जो पार्टिकल है वो लेट्स से किसी C पर पहुंच जाएगा, तो धीरे धीरे जो Q2 है वो मूव करते 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 ऐसे आएगा और उस C पर पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है। हम इसको लेट्स से R1 और R2 माने थे, हम इसको दोबारा मान ले रहे हैं। मान लो ये वैल्यू है R1 और इस वैल्यू के अगर हम करेस्पॉन्डिंग चलते हैं तो ये वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कितना है, R2, ठीक। अच्छा अब सुनना ध्यान से भाई, ये रहा हम लोग का Q1, ये रहा Q2 फ्री है मूव करने के लिए। देखो तो इस पे बताओ इधर की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है कि नहीं, सही बात है। अगर मान लो तुम ऐसा सोचो, लगातार ये Q2 जब इधर जा रहा होगा, Q2 चार्ज इधर जा रहा होगा, तो बताओ जो फोर्स है जब Q2 चार्ज B टू C जा रहा है तो जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो ऐसे दूर जाते जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसको समझ लो, ये आगे जाकर न्यूमेरिकल में हम लोग को यूज करना है अच्छे से।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन लगातार फोर्स का डायरेक्शन है तो उधर ही, और जो फोर्स है वो अगर घटेगा तो निश्चित तौर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। सही बात है, बोले हाँ सर। लेकिन जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन हम बोले पहले कितना था 5, फिर कितना हो गया 4, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया 0.5, ऐसे हो रहा है, तो लगातार घट रहा है, एकदम सही बात है, लेकिन है तो इधर ही ना, और अगर इधर ही रहेगा तो जो स्पीड है, स्पीड वो लगातार इंक्रीज करता जाएगा कि नहीं। देखो v इक्वल यू प्लस एटी, मान लो हम रेस्ट भी छोड़े, ये u0, तुम ए चाहे भले कम 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 करते जाओ, लेकिन टाइम लगातार बढ़ रहा है, तो जब तक ये एक्सेलरेशन पलटेगा नहीं तब तक तो स्पीड बढ़ता ही रहेगा, तो स्पीड लगातार बढ़ा। इसका मतलब यहाँ तो रेस्ट में था, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड लेके पहुंचा कि नहीं। बोले हाँ सर सही बात है। बोले ठीक है, लेकिन मान लो कि हम ऐसा जुगाड़ लगाए। क्या जुगाड़ लगाए? हम जुगाड़ ये लगाए कि जब ये Q2 चार्ज चलना शुरू कर दिया तो हम तुरंत, जैसे मान लो ये Q2 यहाँ है, मान लेते हैं एक बार, ये कौन सिचुएशन है, ये सिचुएशन है इसकी इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, ये कुछ बीच की सिचुएशन, बिटवीन, ठीक है, और ये इसकी तो फाइनल सिचुएशन है। बोले हाँ सर ठीक है। अब तुम क्या किए ना, इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिए। इधर क्या लग रहा था, इधर लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर क्या लगा दिए, एक्सटर्नल। वी अप्लाई, देखो हम ये बात लिख रहे हैं, वी अप्लाई एफ एक्सटर्नल इन सच अ वे दैट it is always approximately equal to the F electrostatics, ठीक है। मतलब इस तरह से उसको लगा रहे हैं ना कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या है, जस्ट बराबर है। मतलब अगर हम वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग बात करें, एफ एक्सटर्नल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब सुनना ध्यान से, तो Q2 क्या होगा, Q2 यहां से जब चलना शुरू करेगा तो इस पर, इस Q2 चार्ज पर हमेशा एक्सेलरेशन जीरो रहेगा कि नहीं, और अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो इसका स्पीड तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, और जब कभी बढ़ ही नहीं पाएगा तो अगर यहाँ अप्रॉक्सीमेट स्पीड जीरो होगी तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट स्पीड जीरो ही रहने वाली है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर ठीक है। तो ध्यान दो अब एक बार, अगर हम तुमसे ये बोले कि ये ऐसी कुछ सिचुएशन है तो सुनना ध्यान से, जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल आएगा कि नहीं। सोचो ध्यान से, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स किधर लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स लगा इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। बोले हाँ सर सही बात है। एक्सटर्नल किधर लगा, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे, लगातार एंगल 180 रहा कि नहीं। भाई अगर फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स की सिर्फ वैल्यू बात कर रहे हैं, अगर फोर्स सेम है, वैल्यू सेम है डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन भी सेम आएगा, लेकिन साइन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में था, तो एंगल 0 डिग्री cos 0 1, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन तो पॉजिटिव, लेकिन एक्सटर्नल का वर्क डन नेगेटिव आएगा कि नहीं। इसलिए हम लोग ये रिलेशन तो सेट बैठ सकते हैं, यहाँ तो बैठ जाएगा। बोले हाँ सर सही बात है। अब सोचो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस ऑफ डेल्टा यू के, इक्वल माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो आएगा वो डेल्टा यू के इक्वल आया कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। ये ख्याल रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ पे ख्याल रखने वाली सबसे जरूरी बात यही है कि ये चीज हम केवल तभी लिख पा रहे हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक्सटर्नल हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर ठीक है यहाँ तक। अब सुनना, इसका मतलब ना कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो डेफिनेशन सेकेंड, देखो सुनना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन थ्रू external force when there is no change in kinetic energy of system। मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है।
सुनना देखना ध्यान से। अब हम इस चीज को ना तुमको और अच्छे से एक बार और प्रूफ करके हम तुमको दिखाते हैं। किसके थ्रू? ये हम तुमको दिखाते हैं काइनेटिक उसके थ्रू। किसके थ्रू बताओ? वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू। याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था बताओ? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं? बोले हाँ सर ठीक है। अब सोचो हम क्या बोले? चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल फोर्स व्हेन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई अगर कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ? K फाइंड माइनस K इनिशियल, और ये वैल्यू तो जीरो आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। अब ऑल द फोर्सेज में कौन कौन अवेलेबल है? एक तो एक्सटर्नल और एक कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इक्वल क्या कर देंगे? जीरो के। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा कि नहीं? और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके डेल्टा यू आ गया कि नहीं? तो देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू किसके आ गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्या यहां तक बात क्लियर है? बस देखो एचसीवी में ना इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल भी है और कुछ एक्सरसाइज भी है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम तुमको नेक्स्ट टाइम पे करा देंगे। तुम्हें अगर ठीक से ट्राई करना है तो तुम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखना। एक एग्जांपल है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़ रहे होगे ना, तो उसी में जस्ट उसी आर्टिकल के बाद तुमको एक एग्जांपल इसी पर बेस्ड कराया गया, ठीक है? तो वहां से करना, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम इसको नेक्स्ट टाइम पे तो करा ही देंगे, ठीक है? चलो अब देखते हैं भाई, अब हम लोग इसको ख्याल रखा, ठीक है? क्योंकि आगे जाके हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी तो हम लोग बेसिक बातें करेंगे ताकि हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे K Q1 Q2 बाई R, उस पर प्रैक्टिस कर लें ताकि वो फॉर्मूला हम लोग को याद हो जाए, ठीक है? चलो ध्यान देना। अब जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सुनो। फाइंड, क्वेश्चन लिखना, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, ठीक है? याद रखो अगर मोर देन 2 चार्ज आएगा तो हम लोग दो का पेयर बनाते जाएंगे। जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उतनी बार पोटेंशियल लिखेंगे और उन सब को एल्जेब्रिक उन सबों का सम करते जाएंगे तो हम लोग को नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है? क्या याद रखना, हम दोबारा बना दे रहे हैं भाई कि अगर कोई Q1 चार्ज कोई Q2 चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 अपॉन R। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो आते हैं क्वेश्चन पे, सुनना। पहला क्वेश्चन देखो भाई, नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो ध्यान दो। तो मान लो ये है, अरे कैसा दिख रहा है भाई, ये ना इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लो ये चार्ज है Q, ये चार्ज भी Q, ये चार्ज भी Q, ठीक है? क्या है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल d, ठीक है? इस सिस्टम का हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से, फिर अब ट्राई करने के बाद सुनना। देखो एक्चुअली में ना ऐसे क्वेश्चंस होंगे बहुत सिंपल। चलो देखो दिमाग लगाते हैं पहले। अब ये देखो सिस्टम में कितने चार्ज है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। तो कितने चार्ज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है? अच्छा कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इसको नंबरिंग कर दो ताकि हम लोग किसी भी पेयर को दोबारा न ले लें। जैसे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर कोई सा भी क्वेश्चन है, हम उसके लिए सिखा रहे हैं कि हमेशा चार्जेस को नंबरिंग कर दो, ठीक है? ओहो यहाँ भी 1 है क्या, इस 1 से कंफ्यूज मत होना, इसको चलो लेट से A ले लेते हैं, ठीक? अच्छा अब पेयर बनाओ, 2 चार्ज का पेयर बनाना है हम लोगों को। आगे जाके हम इसका ट्रिक सीखेंगे, बट फिलहाल तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। U ऑफ सिस्टम, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, क्या लिख लेंगे, U12 प्लस, फिर ये दोनों लिए U13 प्लस, फिर इन दोनों को लेंगे, क्या लिख लेंगे, U23। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है? चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बताओ, K Q1 Q2 बाई R। यहाँ देखो K Q1 Q2 तो दोनों तो सेम ही है, तो सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, D डिस्टेंस, प्लस ये कितना बोले वही, अगला कितना बोले वही सर, सेम, तो सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन D। बस खत्म, नॉर्मल सा क्वेश्चन था एकदम। चलो कर लो इसको नोट फटाफट। देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, एकदम स्टैंडर्ड, गड़बड़ नहीं करना है इसमें कुछ भी। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो मान लो बोला गया है सेकंड, अरे बी ना, ए लिए थे ना, बी ले लेते हैं। अब देखो सिमिलर, फिर से वही कहानी भाई, एक और करते हैं। मान लो हम लोगों के पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल
ये दे दिया गया Q, ये दे दिया गया है -Q और ये है Q। ठीक, चलो फिर से वही क्वेश्चन सेम, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड D। ठीक है, चलो फिर से वही क्वेश्चन सेम लर, बताओ पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कितना होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो तुम। अब ट्राई करने के बाद सुनना, हम तुमको क्या सिखाए थे भाई, चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, नंबरिंग मार्क कर लिए 1 2 3 करते हुए। अब वो गोला वाला नहीं खींचना, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या U12 U23 और U31। बात समझ में आ रही है क्या? बोले अच्छा सर ठीक है। अब सुनो, देखो बोले अच्छा, चार्ज को साइन के साथ रखना है। तो देखना कि Q1 Q2 तो उसका माइनस आगे KQ²/D, 2 3 वाले में भी माइनस आ जाएगा तो -KQ²/D। U31 तो पॉजिटिव दोनों है तो प्लस में रहेगा, KQ²/D एक उड़ा देंगे तो कितना आएगा बचा हुआ बताओ, -KQ² ये रहा आंसर। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखो, जैसे ये तो भाई ट्रायंगल की बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, स्क्वायर के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखना मान लेते हैं हमारे पास थर्ड सेक्शन पे आ रहे हैं, थर्ड क्या सी है ना, बार बार भूल जा रहे हैं हम। देखो मान लो कि हम एक स्क्वायर लिए ऐसे, ये इस तरह से कुछ Q Q Q और Q। ठीक है, ये 4 हो गया हमारे पास सिस्टम में। बोले अच्छा सर ठीक है, इन चारों को ले लिए हम लोग। अब ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल d। ठीक, फिर से वही क्वेश्चन भाई, हमको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। ठीक है, चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए। 2 मिनट क्या, ऐसा करो, हाँ ठीक है 4 मिनट के लिए वीडियो रोक लूँ और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। दिमाग लगाना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इसमें ना मेन खेल है पेयर बनाने पर। पेयर बना लिए तो आंसर निश्चित तौर पे आ जाएगा। चलो पेयर बना के इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कर लिए हैं क्या? अब सुनना, क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ तो फिर मार्क करेंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4। ख्याल रखना कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, शुरू करते हैं एक बार। क्या लिखेंगे, U12 प्लस U, एक बार 1 को फिक्स रखो। ठीक है, 1 को एक बार सबके साथ ले लेते हैं, ये तरीका तुम्हारे लिए बहुत काम में आएगा। तो 1 को फिक्स रखो, 2 के साथ हो गया। अब 1 को किसके साथ लेंगे, 3 के साथ, फिर प्लस U 1 को किसके साथ लेंगे, 4 के साथ। तो तुम देखो 1 का सबके साथ हो गया कि नहीं, अरे खुद के साथ तो आएगा नहीं, तो 1 का सबके साथ हो गया। चलो अब 2 वाले का चालू करो। 2 वाले का 1 वाले साथ तो हो चुका है, अब 2 वाले का किसके साथ, 3 के साथ, और फिर 2 वाले का किसके साथ, 4 के साथ। देखो ये हो गया, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 1 के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है U3 वाले का चालू करते हैं। 3 का 1 के साथ हो चुका है, 3 का 2 के साथ हो चुका है, अब 3 का 4 साथ बचा वो कर लिए, फिर प्लस U4, अब 4 का 1 साथ हो चुका है, 2 साथ, तो सबके साथ हो चुका है, तो गायब। ठीक, ये इस तरह से हो गया। हो सकता है तुम ये लिख लिए होगे, या हो सकता है बहुत टफनेस आई होगी और सॉल्व नहीं लिख नहीं पाओगे इस चीज को, क्योंकि ये लिखने के बाद फिर तो नॉर्मल ही है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में कि सर ये तो बहुत टफ होता जाएगा, अभी तो 4 चार्ज पार्टिकल्स हम लिए हैं और इस सिस्टम में तो 6 पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अगर 5-6 लेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हम तुमको एक ट्रिक सिखा सकते हैं क्रॉस चेक करने की। ठीक है, ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, कितने पॉसिबल पेयर होंगे हम वो लिखना सिखा सकते हैं तुमको। ठीक है, ताकि तुमको ये पता चलेगा हाँ कोई एक छूट रहा है क्या, या कोई एक एक्स्ट्रा डबल लिख लिए क्या, ये पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या है वो, इसका ट्रिक है NC2। मैथ वाले तो समझ सकते हैं, बायो वाले इसका नहीं समझ पा रहे होंगे अगर तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं। देखो NC2 मतलब क्या हो गया, N क्या है यहाँ पे, N जो है ना वो नंबर ऑफ चार्ज है कि कितने चार्ज पार्टिकल है सिस्टम में, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर हो रही कहानी? बोले अच्छा सर ठीक है। 2, तुम ऐसे सोचो 2 क्यों ले रहे हैं, 2 इसलिए लिए क्योंकि भाई पोटेंशियल लिखने के लिए हर बार 2-2 का पेयर ले रहे हैं कि नहीं, तो n में से ना 2 को चूज करना है, ऐसे याद रखो। ठीक है, अच्छा
क्या फॉर्मूला होगा इसका, n माइनस वन, वो फैक्टोरियल लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर का फॉर्मूला हो गया। अब इसको एज अ ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। जैसे पिछला सोचो, जब 3 चार्ज लिए थे हम लोग, जब n की वैल्यू 3 थी, तो उस केस में हम लोग 3 पेयर बनाए थे कि नहीं, रख के चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं, 3n, फिर क्या है n माइनस वन करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है, अपॉन क्या है 2, तो 2 से 2 उड़ा दिया, देखो 3 बच रहा है कि नहीं, सही है। इस वाले केस में देखो, अगर हम लोग n की वैल्यू 4 रखें तो देखना, रखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये देखो कितना आ रहा है 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बताओ 6 आ रहा है कि नहीं, देखो 6 पेयर बनाए हैं। तो हम तुमको क्या बताएं कि इस फॉर्मूले से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि भाई कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे। मान लो तुम कोई क्वेश्चन आया जिसमें 6 चार्ज पार्टिकल थे, तुम पेयर लिखे और पेयर लिखे मान लो तुम्हारे पास 10 आ गए या 12 आ गए, जो भी आ गए, तो तुमको इससे चेक हो जाएगा कि अच्छा नंबर ऑफ पेयर तुमको कितना चाहिए था। मान लेते एक बार पता लगाते हम लोग, मान लो कि n की वैल्यू 6 है, ठीक है, 6 चार्ज पार्टिकल दिए, रखो 6 × 5/2, ये आ रहा है क्या, कितना आ रहा है ये बताओ, 15 आ गया क्या ये। अब मान लो तुम लिखे और तुम केवल 12 पेयर ही बना पाए, तो तुमको ये फॉर्मूला बता देगा डायरेक्ट कि भाई 3 पेयर है जो छूट रहा है। मान लो तुम एकदम भयंकर दिमाग लगा ली, एकदम खतरनाक वाला, और तुम 18 पेयर ले आए पता नहीं कहाँ से, ठीक है, तो तुमको ये भी समझ में आएगा अच्छा 3 पेयर जो वो चमत्कार से आ गया है तुम्हारे पास, तो उस चमत्कार को हटाना पड़ेगा तुमको। मतलब इसके थ्रू तुमको ये पता चल जाएगा कि भाई एग्जैक्टली कितने पेयर बनने चाहिए, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे ये तो तुमको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। और देखो हम लिखने का तरीका भी तुमको सिखा दिए कि मार्किंग कर लो, एक को फिक्स कर लो, दूसरे वाले को बदलते जाओ जब तक कि सारे चार्ज कवर न हो जाए, फिर दूसरा वाला पकड़ लो, फिर सारे चार्ज कवर करो, फिर तीसरा वाला पकड़ लो, फिर सारे चार्ज, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, तो इसको नोट कर लेते हैं अच्छे से। अब सुनना, अब भाई आते हैं हम लोग U12। अब देखो कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि बहुत हो गया ये तो। KQ² D U12 के लिए, तो देखो U12 हो गया, अच्छा टिक लगाते जाएंगे तो आगे हम लोग कंफ्यूजन ना हो। U13 ये तो डिस्टेंस गड़बड़ करेगा ना, क्योंकि डायगोनल आ जाएगा। U14 भी सेम टू सेम आएगा क्या, तो U14 भी सेम टू सेम, तो इसको 2 टाइम्स कर लिए। अब U23 भी वही आएगा क्या, तो इसको 3 टाइम्स कर लो, ये भी हो गया। अब U24 वो भी डायगोनल वाला हो जाएगा। U34 भी वही आएगा क्या, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही है, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो देखो 4 हम लोग ऑलरेडी लिख लिए कि नहीं, बोले हाँ सर ठीक है। अब सोचो U13 और U24 ये भी दोनों सेम टू सेम आएंगी, कितना, बोले KQ² डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस तो डायगोनल का लेंथ है, तो D√2 और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बार ऐसे है। तो देखो अब ये दोनों भी हो गए, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है वो लिख लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो कितना आ जाएगा, KQ², 2KQ²/D कॉमन ले लिया अगर हम लोग, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 2 + 1/√2 मिलेगा। क्लियर हो रही है कहानी, तो ये इसको नोट कर लो, ये इस तरीके से। बात समझ में आ रही है क्या, जैसे ठीक है। अब ऐसे ही चाहे जितने भी चार्ज पार्टिकल पूछे जाए ना, चाहे देखो अभी हम कितने पार्टिकल करा दिए, 4 पार्टिकल्स का कराएं, तो 5 6 7 चाहे जितने का भी पूछे, तुमको ऐसे ही पेयर बनाना होगा, चेक करना होगा, और फिर सारे पेयर्स की वैल्यू लिख लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में हम तुमको यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस कर दे। चलो अब वीडियो रोको फिर से 4 मिनट के लिए, और अब क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब सुनना, देखो अब हमारे पास भाई ये सारे फॉर्मूले तो हो चुके हैं। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं, इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना है बताओ, 4। तो 4 जब 4C2 करोगे, या 4 × 4 - 1/2 करेंगे, तो अगेन 6 ही आ रहा है, अभी करके आए थे हम लोग ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या क्या है, तो देखो फिर से देख लो, U12 U13 U14 U23 U24 ये सब था कि नहीं, और U34, अरे ये तो था, देखो हम 1 फिक्स किए हैं, 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ ले लिए, फिर 2 हम फिक्स किए 3 के साथ 4 के साथ ले लिए, फिर हम 3 फिक्स किए और 4 के साथ ले लिए, 4 वाला तो आएगा ही नहीं, और वैसे भी हम लोग 6 पेयर तक तो पहुंच ही चुके हैं, ठीक है। चलो दिमाग लगाना, U12 क्या आएगा, माइनस में कितना, -KQ²/D,
u13 अभी रहने देते हैं उसको, u14 ये भी माइनस में ही आएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये और ये हो गया भाई। फिर अब u23 भी माइनस में ही आएगा तो 3 टाइम्स हो गया, ये भी निपट गया। 24 अभी रहने देते क्योंकि डायगोनल पे जा रहे हैं। 34 वो भी नेगेटिव में तो 4 टाइम्स हो गया कि नहीं, ये बोले हाँ सर सही बात है, क्लियर हो रही कहानी। अच्छा तो ये हो गया हम लोग का। अब आते हैं 13 पर। 13 सोचो तो 13 कैसा आएगा, प्लस में कितना, KQ² बाई √2, क्योंकि दोनों साइन साथ रखोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया u13। u24 सोचो तो ये भी वही आएगा, पॉजिटिव में तो 2 टाइम्स कर लेंगे, तो यहाँ से फिर से 2KQ² बाई d कॉमन, और जब हम लोग 2KQ² बाई d कॉमन ले लें कितना बचेगा यहाँ पे, -2 प्लस 1/√2। क्लियर हो रही है बात, तो यहाँ तक है, नोट कर लो इसको, बाकी नेक्स्ट टर्न पर पढ़ते हैं, ठीक है, बस करो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।